सर मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन ना बंद हो जानी चाहिए। अच्छा। कि हम किससे सीखें किससे ना सीखें, हमें बस सीखना है। मुझे ये सीखना है कि मुझे किससे सीखना है। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि मुझे किससे सीखना है तो शायद मैं उसमें उस डिस्कशन में वो काफ़ी टाइम ज़ाया कर जाऊँगा। ऐसे ही है। आपको ये तो इल्म ही है, ऐसी चीज़ है, आप जिससे मिले सीख लें, ठीक है। जबरदस्त। रोजगार में 40% और बरामदात में 60% हिस्सा डालने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां और लूम्स बंद हैं, हजारों मजदूरों की छांटी जारी है। गुज़िश्ता माह मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 29% कमी देखी गई और पिछले 7 महीनों से मुसलसल गिरावट जारी है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं रही जी, जिसकी वजह से हमने अपने पहले 10 माह के अंदर $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का लॉस कर लिया है। और हमारा अंदेशा है कि आने वाले बकिया 2 माह के अंदर हम अनदर $1 बिलियन $500 मिलियन पर मंथ लूज़ करेंगे। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान में टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस कम से कम 30% डाउन हो गया है, जिससे टेक्सटाइल से जुड़ी पाकिस्तान की बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और इसके विपरीत भारत में टेक्सटाइल व्यवसाय में बहुत बढ़िया इजाफा देखने को मिला है, जिसमें एक्सपोर्ट का 30% कारोबार बढ़ा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो टेक्सटाइल व्यवसाय धीरे धीरे और भी लॉस में जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन में पाकिस्तान में इस व्यवसाय से लोग अपना भरोसा हटा देंगे। इस व्यवसाय में लोग पैसा लगाने से भी अब डर खाएंगे। और पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बिजनेस का ये हाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसी है, जिसके चलते ये व्यवसाय लगातार डूबता जा रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस समय IMF को खुश करने के लिए बहुत सारा टैक्स का पैसा वापस नहीं कर पा रही है। इसके चलते लगातार इस बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कंपनियां बंद हो रही हैं। तो जहां भारत देश टेक्सटाइल व्यवसाय में तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार घाटे खा रहा है। तो क्या इसका कारण भारत तो नहीं है? आइए जानते हैं पाकिस्तान के नागरिकों का इस विषय पर क्या कहना है। और मेरे विचार से तो पाकिस्तान को भारत से कुछ सीख ले लेना चाहिए। आपका क्या इस बारे में राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपने बात की कि 3 मेजर इश्यूज हैं इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। नंबर 1 अगर देखा जाए तो इम्पोर्ट्स है। इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज़ द नंबर 1 इशू। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिलती है एज़ फार एज़ द इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज़ कंसर्न, लेकिन जो सप्लाई चेन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स पे बेस नहीं करती। हमारी सप्लाई चेन में स्पिनर्स भी मौजूद हैं, हमारी टेक्सटाइल चेन में वीवर्स भी मौजूद हैं और हमारी टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स में एक्सेसरीज़ भी मौजूद हैं, जो अगर वो इंपोर्ट नहीं करते तो हम इस काबिल नहीं होते कि हम एक्सपोर्ट कर सकें पूरे मटेरियल को। और हमारे जो बायर्स हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सप्लाई चेन इन प्लेस है। सेकंड इशू जो आ रहा है वो रिफंड्स और सेल्स टैक्स का आ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि वो क्या काम हैं जो कर सकते हैं, आपने कम से कम वो काम तो नहीं करने जिससे आपकी एक्सपोर्ट ख़राब हो रही है। लास्ट वीक एक नोटिफिकेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जिसमें फास्ट सिस्टम ऑफ सेल्स टैक्स है उसको रिवाइज़ किया गया है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फंड्स को विदहोल्ड करना है। जो सेल्स टैक्स हम भरते हैं और जो एक्सपोर्ट्स की मद में उसे रिफ़ंड मिलना चाहिए, न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से वो पूरा रिफ़ंड हमें नहीं मिलेगा और कैश फ्लो में जो अब मज़ीद प्रॉब्लम्स आएंगे, जो ऑलरेडी टेक्सटाइल मिल्स उसका प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सिर्फ़ और सिर्फ अपना कैश फ्लो बेहतर करने के लिए या अपना डेट IMF को दिखाने के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिससे एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली कमी आएगी। थर्डली जो आपने बात की है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के वो पूरे नहीं हो रहे और लॉट ऑफ कंपनीज आर फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से वो आइदर बंद हो चुके हैं या आगे बंद होने जा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी हुई, चीज़ें हुई, फैसलाबाद में चीज़ें बदली और अब रिवर्स हो रही हैं। कराची में भी कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आई है। क्या वजूहात थी कि अब हम दोबारा से क्या जा सकते हैं या ये रिवर्सी गियर लगा रहेगा? जी बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जिस तरह आपने मैं बताया कि सूरत हाल इस वक्त जो है वो कोई अच्छी नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इसमें कोई तब्दीली जरूर आ सकती है।
जिस तरह आपने दिखाया है, जो रिपोर्ट दिखाई है लूम्स के हवाले से, यहाँ पे वाकई जो है फैसलाबाद की 70% लूम की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से मेरा आम मजदूर जो है वो सफर कर रहा है। लूम फैक्ट्रियां ना चलने की वजह से जो बाकी टेक्सटाइल के सेक्टर है वो भी तकरीबन बंद पड़े हैं। 40 से 50% हमारी फैक्ट्रियां जो हैं टेक्सटाइल के मुतल्लिका वो सारी की सारी तकरीबन ना होने के बराबर चल रही हैं। और जब वो नहीं चलती हैं तो फिर मेरी मार्केटें जो है, चूंकि मेरा कारोबारी तबके से ताल्लुक है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं तो फैक्ट्री नहीं चलाता हूँ, तो जब फैक्ट्री नहीं चलती है तो बाजार नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, दुकान नहीं चलती है तो लोग गरीब का चूल्हा नहीं जलता है। ये सारी चेन इस वक्त टेक्सटाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो इंतहाई डिस्टर्ब हुई है। अभी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर आ रही है कि पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जाना जाता था, खासतौर पे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था पाकिस्तान का। आज 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज हो गई एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी गलती है? मेरे ख्याल में तो ये हमारी अपनी ही गलती है। इसमें अगर हम देखें ना कि ये एक्सपोर्ट जो है या इंपोर्ट जो है ये कम क्यों हो रही है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत कुछ है इसके पीछे, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी स्टडीज़ पे हो चुकी है। तो जब हम लोग अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे और हम लोग बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो लोग हमें ऑर्डर क्यों देंगे? लोग ऑर्डर क्यों देंगे? इन्होंने एक बात की है, एक पॉइंट इनका ये है कि कॉन्फिडेंस खुद इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं है। वो कॉन्फिडेंस किसने देना है? वो गवर्नमेंट ने देना है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद कॉन्फिडेंस पैदा करना है। वो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? वो किधर गया कॉन्फिडेंस? सर जिधर तक अदनान साहब ने बात की है कि काफ़ी फैक्टर्स हैं, मेरे नज़दीक जो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं हमारी स्किल वर्किंग जो एबिलिटीज़ हैं, लाइक हमारे पास ऐसे वर्कर्स नहीं है। ठीक है। शायद जो आप देखें, चाइना को देखें, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यूएसए में भी चल रही है। आप ज़रा गौर करें, पिछले जब से बाइडन की ये सारी गवर्नमेंट आई है, ट्रंप ने उसको बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम ज़रा ग्रास रूट लेवल पे जब जाएंगे, जब हम उसका एक एनालिसिस करेंगे और उधर जाके हमें ज़रा थोड़ा सा उसको डॉट कनेक्टिंग एक वर्ड होता है कि हम ज़रा देखें कि क्या हम अपनी क्वालिटी और सर्विस पे कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। अभी मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ आपको इंटरव्यू देने से पहले, तो मैं जो शर्ट ख़रीद के लाया हूँ ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन बांग्लादेश। सो दिस वाज क्वाइट हर्टिंग के हमें एक हमसे वो मुल्क जो हमसे एक हमारा हिस्सा था और वो हमसे आज़ाद हुआ, आज हम उन्हीं के बनाए हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ा एक अजीब फीलिंग आती है कि हमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, उनकी क्वालिटी जो फैब्रिक की थी वो हमारे फैब्रिक से बहुत अच्छी है। इट मीन्स के ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या दूसरे फैक्टर्स का जिक्र था तो कोविड में हमारी इंडस्ट्री इतनी ऊपर क्यों गई थी? ऑब्वियसली हमने ऑर्डर उससे पिकअप किया था, हमने क्वालिटी एंड सर्विस को इंश्योर किया था, लेकिन हमारी एक छोटी सी अपनी एक नफ्सियात है कि जब हम थोड़ा सा स्टेबल होने लगते हैं तो हम बड़ी जल्दी कैजुअल हो जाते हैं, हम अपनी उस स्पेस को मेंटेन नहीं रख पाते जिस तरह। तो एक होता है हम किसी को प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं, शायद हम उसका फॉलोअप लेने में बड़े सुस्त नजर आते हैं। अच्छा, ऐसी अगर बात करें, इंडिया 30% उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है टेक्सटाइल की, खास तौर पे बात करें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनमें है, ऐसी कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर को या बायर को, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से? इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास, हमारी बिजली जो है वो बहुत महंगी है। गैस पे यूनिट है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 रुपये पड़ता होगा मेरे ख्याल में, 42-44 के राउंड 42-44 जैसे आपने कहा, ऐसा ही है। तो ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। गैस की शॉर्टेज पता नहीं, कोई हर दफ़ा सुनते हैं 100% महंगी हो गई, 200% महंगी हो गई, तो वो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, महंगाई हो रही। जब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी
तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपये की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, वो चाइना में भी बन रही है, पाकिस्तान की नीड भी होती है वो चीज़। वो एक सुई है बेशक, तो हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं लेते और बाहर से क्यों मंगवाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमें वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिलती है, बाहर से हमें वो सस्ती मिलती है। और इसके पीछे सारी रीज़न ये हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी शॉर्टेज जो है और ये सारी मतलब, और इस सब के पीछे जो है वो रीज़न क्या है? अब हमारे पास जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आई गेस। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉलिटिकल, असल में अगर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस कंट्री में अगर वो हो जाए तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसको मतलब वो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी। लेकिन 1947 में जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वैसे ही ऐसा इंस्टीट्यूट थे इंडिया वालों के पास, क्योंकि एक ही था सब। जो हमारे यहाँ पे टीचर्स थे वही ऐसा टीचर्स वैसे ही वहाँ थे, जैसे हमारे यहाँ पे रिसर्चर थे वैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो आज वो इतनी अगर पोजीशन पे जा चुके हैं, एक स्टेज पे जा चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके अदारों का कमाल है, किस चीज़ का? मेरे ख्याल में तो ये ऑफ कोर्स उनके अदारों का ही है कमाल इसमें, कि वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो फिर वहाँ से एक्सेल करता है हमेशा। तो अगर हमारे पास हम ये कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे उनकी मतलब इंडिया की जो आईटी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस वक्त। तो वो CEO जो है वो गूगल के इधर उधर वो सारे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। वो मतलब किन लोगों ने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, वो अदारे किन लोगों ने बनाए? उनके ऑफकोर्स उनकी गवर्नमेंट ने ही बनाए होंगे ना। तो बहुत इशू होगा। अच्छा, इंडिया वाले अब ये कहते नजर आते हैं, पहले कभी कंपैरिजन हम करते थे, कभी वो करते थे, अब वो ये कहते नजर आते हैं भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो, आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, जिस तरह अदनान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब वो डिफरेंस हमारा और इंडिया का बहुत ज़्यादा गैप एक पहले था। हम कम्पीट भी कर रहे थे, वो उनका भी दिल करता था पाकिस्तान से आगे निकले, कभी हमारा दिल करता था कि हम कंपटीशन करें। अब वो साफ कहते हैं भाई हमारा आपका हमारे साथ कंपटीशन करते हो तो हमें बुरा लगता है, वो ये कहते हैं। बहादुर वही होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करता है और ताकत को भी एक्सेप्ट करता है। अब जो हमें अभी करने की ज़रूरत है ना, हमें ना ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को चुप करके ना अपने 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 काम को ज़रा आगे लेके चलना चाहिए। पिछले 1 साल में आपने जितना अभी मामलात सारे देखे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एज अ टीचर हम बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जिधर लोग एक अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने को तैयार ही नहीं है। कि भाई हम सीखते क्यों नहीं है कि इंडिया, और वो भी इंडिया से। मोस्टली प्रेजेंटेशंस होती थी, तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है? अच्छा। तो क्लास ने बड़ा रिएक्ट किया कि इसराइल से हमें क्यों सीखना है। तो मेरा बात करने का मकसद यही था कि जो यहाँ पे हमारे पास जो हालात हैं, इसराइल के भी यही हालात पहले रहे हैं। तो अगर कोई अच्छी बात वहाँ से है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अगर उनकी कुछ जो बुराई है उनमें वो छोड़ दें, जो अच्छी बात है वो उनको अडॉप्ट कर लें। इसराइल से सीखना नहीं है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले यूज़ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम लोग मतलब ये बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पे। का नाम लेना, इंडिया का नाम लेना मायूब समझा जाएगा कि भाई उनका तो नाम ही ना लो, और उनकी टेक्नोलॉजी अगर है तो यूज़ कर लो। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अगर यूज़ करने की बात है, या ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, वो कौन से टीचर से पढ़ता है? ये आपको तो आइडिया होगा, इंडियन टीचर से, पाकिस्तानी टीचर से, या फिर कहाँ से वो ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करता है? सर मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन ना बंद हो जानी चाहिए। अच्छा। कि हम किससे सीखें किससे ना सीखें, हमें बस सीखना है। मुझे ये सीखना है कि मुझे किससे सीखना है। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि मुझे किससे सीखना है तो शायद मैं उस डिस्कशन में वो काफ़ी टाइम ज़ाया कर जाऊँगा। आपको ये तो इल्म ही है, ऐसी चीज़ है, आप जिससे मिले सीख लें, ठीक है।